बताती हूँ कैसे ये चैप्टर हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है। जो हम डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं सेल, बैटरीज़, चाहे वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हो, हमारी रिस्ट वॉचेज़ में हो या फिर हमारे घर घर में लगी हुई घड़ियों में हो, उन सभी के पीछे क्या होता है उनके अंदर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर के अंदर। कैसे हमारी बैटरी या फिर सेल, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उस केमिकल रिएक्शन से हमें केमिकल एनर्जी मिलती है, कैसे वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या फिर हमने सुना कि हम डेली यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जर में लगाने के बाद इसमें वापस रिएक्शन होती है, कैसे केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैसे इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी, ये सारी कहानी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, या फिर कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, बिल्कुल आसान भाषा में, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, या फिर कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, जो आपको भी ध्यान नहीं रखने। हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे दिमाग में रह जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, या कह सकते हैं ये चैप्टर ही आधे आधे पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इलेक्ट्रोलिटिक पार्ट, एक इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनना या फिर इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनना। तो इलेक्ट्रोलिटिक वो सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाता है। ये जब हम पूरे चैप्टर में दोनों ही टॉपिक्स की डिटेलिंग पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। बट फिर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहले क्या आ रहा है, केमिकल आ रहा है इसके नाम में, तो ये केमिकल एनर्जी से बनाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या बनाएगा, वो इलेक्ट्रिकल से केमिकल। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्वालिटेटिव जिसमें हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। इसके अंदर हम इसके फॉर्मूलेज, इसकी डेरिवेशन, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा फैराडेज लॉ, फिर कंडक्टिविटी, कमर्शियल सेल। मतलब जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता ही लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक आना चाहिए। क्लास 11 का चैप्टर थोड़ा बहुत आना चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शन आना चाहिए, उसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और कुछ जनरल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगी। रिडॉक्स का कौन सा पार्ट लगेगा, कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगी। उसके नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर जाके इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारी बेसिक टर्म आती है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, हम सभी ने सुना है, हमेशा सुनते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के होते हैं, कैथोड होता है, कैथोड होता है, और हमेशा फिक्स कर लेते हैं कि एनोड हमारा नेगेटिव होता है, कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है। बट क्लास 11th में आके, इस केमिस्ट्री के चैप्टर में आके, हमारा एनोड कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी, कैथोड कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव भी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड सेल का वो पार्ट होता है जिसके ऊपर हमारी सारी रिएक्शन होती है, या फिर रिएक्शन के बाद कोई प्रोडक्ट वहाँ पे रिलीज़ होना है तो वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ही आकर रिलीज़ होता है। ये हमसे कोई नहीं पूछेगा इलेक्ट्रोड क्या है, बट हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड सेल का वो पार्ट होता है जिसके ऊपर कोई भी रिएक्शन होती है, या फिर रिएक्शन के बाद कोई प्रोडक्ट निकलना है तो वो इलेक्ट्रोड पे जाकर निकलता है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। बट दिक्कत इस बात में कि हमें इसके साइन रखने हैं याद। इलेक्ट्रोलिटिक के केस में एनोड का साइन अलग है, इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल में एनोड का साइन अलग है। मोटी सी कोई बात नहीं है, सिंपल सा है कि एक में नेगेटिव होगा तो एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव तो एक में पॉजिटिव होगा। अब क्या है कि मैं आपको ये बता देती हूँ कि एनोड कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। बस आपको ये चीज़ रट लो एक तरीके से। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमारा एनोड पॉजिटिव होगा। अगर एनोड पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रोकेमिकल में ये नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमारा कैथोड नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिव और इलेक्ट्रोकेमिकल में कैथोड पॉजिटिव। इस चीज़ को बस दिमाग में बिठा लो किसी भी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी बात दिमाग में रख लो कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड, वो किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल का बना हो सकता है। ये हमारा कंडक्टर ही होना चाहिए, यानी कि मेटल का ही बना होना चाहिए। बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये याद हो जाए कि एनोड पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब होगा, जो आप याद कर लो। अगला टॉपिक आता है हमारा रिडॉक्स। रिडॉक्स का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था क्लास 11th में, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सारी चीज़ें। तो अब इसका क्या ज़रूरत है, सबसे पहले हमें रिडॉक्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। रिडॉक्स नाम से हम सभी को पता है रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, वैसे ही हमें ये पता होना चाहिए
एक चीज़ पूरे चैप्टर के लिए अपने दिमाग में रख लो कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो बस। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए अलग अलग था ना, वैसे ही एनोड ऑक्सीडेशन होगी, ये बात अलग अलग नहीं है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, दोनों पे ही एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिसोसिएट होकर आयंस बनाता है। ये बेसिक है इस चैप्टर का, ये हमसे कोई नहीं पूछेगा, इसकी हमें ज़रूरत है इस चैप्टर को पढ़ने की, तो चीज़ों में मत घुसना, इनकी डेफिनेशन रटने वटने में। सिंपल जो मेन इतना बड़ा चैप्टर आएगा बस उसको समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिसोसिएट होकर बनाता है आयंस। अब क्या होता है कि अगर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो पार्शियली ब्रेक डाउन होगा या फिर कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा। पार्शियली का मतलब हमें पता ही है, अगर सपोज कोई चीज़ है वो 100% ब्रेक डाउन होगी, वो 100% ब्रेक डाउन ना होकर 60% 70% ब्रेक डाउन हुई है तो हम कहेंगे कि वो पार्शियली ब्रेक डाउन हुआ है। अगर 100% ब्रेक डाउन हो गई है तो हम कहेंगे कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुआ है। तो जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियली ब्रेक डाउन होते हैं और जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं। ओके, अब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको जब भी हम डालेंगे तो वो पार्शियली भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं और कंप्लीटली भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि वो आयंस के अंदर टूट जाते हैं। हमें पता है कि जो हमारे आयंस होते हैं उनके पास चार्ज होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, आयंस के पास चार्ज होता है, हमारे न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। और हमने पढ़ा है कि जिसके पास चार्ज होगा वो फ्लो करेगा तो करंट बनेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। अब हमें इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से मिल रहा है आयन। आयन के पास है चार्ज, तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। एक चीज़ याद रखना कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते। आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कराते हैं? क्योंकि इनके पास चार्ज होता है। तो इससे ना पूरी एक कीचेन पकड़ो, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ब्रेक होंगे, आयंस ब्रेक होंगे तो आयंस के पास चार्ज होता है, आयंस के पास चार्ज है तो वो करंट फ्लो कराएंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। तो इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। मैंने पूरा रीज़न बता दिया कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कराते हैं। आयंस के अंदर ब्रेक होते हैं इसलिए ये एक आयोनिक कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड्स के, बेसिस के, सॉल्ट्स के, जो कि आपको जनरली बस आप इनको याद कर लो, और कुछ तो हमें पता ही है, एसिड्स तो हमें याद ही है, H2SO4, HCl, HNO3, ये दो तो हमारे दिमाग में होते ही होते हैं। CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे जनरल आप इनको याद कर लो। ये जितने भी हैं ना, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस के अंदर ब्रेक होंगे, आयोनिक कंपाउंड्स हैं। आयोनिक कंपाउंड्स मैंने क्या कहा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे, यानी कि ये सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। बाकी एग्जांपल्स आप अपने दिमाग में बैठा लो। अब हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए ना उसका रीज़न पता होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न जानो, तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें अपने आप ही याद होने लगेगी। जैसे मैंने आपको इसका भी रीज़न बता दिया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे आयंस के अंदर ब्रेक होंगे, आयंस के पास चार्ज होता है, उनके पास चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, यानी सारे आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। वैसे ही अगले टॉपिक में भी मैं आपको रीज़न के साथ बताऊँगी, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि बस याद कर लो। मीडियम हमारे 3 टाइप के पढ़ने हैं हमें, एक्वस, मॉल्टन, एथीरियल। ये वाला हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। मेनली हमें इन्हीं दोनों वर्ड्स पे फोकस करना है, क्योंकि आगे हम बहुत सुनेंगे कि हमने इसको इस मीडियम में डाला, इसको इस मीडियम में डाला। एक्वस मीडियम अपने दिमाग में बिठा लो, अगर हमने अपना कंपाउंड पानी में डाला है मतलब कि हमने उसे एक्वस मीडियम में डाला है। दूसरा मॉल्टन स्टेट, अगर हमने अपना कंपाउंड पिघला दिया है तो वो उसकी हमने मॉल्टन स्टेट कर दी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लो। अब होता क्या है कि सॉलिड स्टेट में हम अपना कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों? हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्वस स्टेट में यूज़ करेंगे या फिर मॉल्टन स्टेट में यूज़ करेंगे। इसका रीज़न है कि क्यों हम अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को सॉलिड स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते, हम उन्हें क्यों एक्वस में या फिर मॉल्टन में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएं। अगर हम अपना इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में ले लेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएगा, अगर हम उसे एक्वस में या फिर मॉल्टन स्टेट में लेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। अब ये तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ एक्वस या फिर मॉल्टन स्टेट में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगी, हम ये जान लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कराएगी। अब सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है।
उनके आयंस टूटेंगे ही नहीं। अब कोई सॉलिड है, वो उसने एक दूसरे को बहुत टाइटली फ़ोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रखा है अपनी तरफ, तो वो टूटेगा ही नहीं। वो टूटेगा नहीं मतलब उसके अंदर आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो उनके पास चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाएँगे। इसलिए हम सॉलिड स्टेट के अंदर अपने इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ नहीं करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हमेशा याद रहता है बट हमेशा इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है। ऑक्सीडेशन के नाम से क्लियर हो जाता है हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक चीज़ याद रख लो, ये जो तीनों पॉइंट हैं वो हमने पहले पढ़े हुए हैं, जो कि हमें सिर्फ पता होते हैं, बट इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है हमें इसकी नॉलेज होना।